बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चे कि हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होती है प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की हुई है। अगर तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आपने वो देख लेना है लेक्चर, ताकि आपको इवेपोरेशन का कंप्लीट कंसेप्ट समझ आ जाए। फिर उसके बाद जो है तो आपको ये एप्लीकेशन समझना आसान होंगी आपके लिए। अच्छा तो बच्चों, अब देखिए इवेपोरेशन का एक अगर ओवरव्यू में आपको दूं तो इवेपोरेशन क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर। मतलब बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में हम लोगों ने ये डिफरेंस रखा था कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वाटर का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए और इवेपोरेशन में हमारे पास वो स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता। मतलब मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाऊं तो हमारे पास क्या होता है हम कपड़े धोते हैं, गर्मियों में भी धोए जाते हैं, सर्दियों में भी धोए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम रूम में गर्मियों में भी प्लेस करें, गर्मियों में अगर हम उनको कमरे में रखें और सर्दियों में भी हम उनको अगर कमरे में रखें तो दोनों कंडीशंस में जो है तो हमारे पास वो कपड़े सूख जाते हैं कमरे के अंदर। सनलाइट की जरूरत ना भी हो सनलाइट ना तो कपड़े सूख जाते हैं। अब वहां पे एक्चुअल में बच्चों इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, पर डिफरेंस दोनों में इतना कि गर्मियों में जरा जल्दी सूख जाएंगे, सर्दियों में थोड़ा टाइम लेंगे। बट सूखना कपड़ों का क्या है, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो इवेपोरेट कर जाते हैं, वो वहां से इजेक्ट करते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन के प्रोसेस के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि वो एक दूसरी बात ये कि इवेपोरेशन जो है तो वो कूलिंग भी कॉज करता है। कूलिंग कैसे कॉज करता है कि मैंने एक एग्जांपल दी हुई है उस लेक्चर के अंदर कि हम जो बॉडी स्प्रे यूज करते हैं तो स्प्रे जैसे हम बॉडी के ऊपर करते हैं तो जिस रीजन के अंदर हम स्प्रे लगाते हैं उस रीजन में हमें कूलिंग जो बॉडी का जो पार्ट जो है तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। क्या होता है कि वो जो लिक्विड होता है परफ्यूम के अंदर, स्प्रे के अंदर, वो हमारी बॉडी के उस रीजन में से हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट कर जाता है। तो जब हीट एब्जॉर्ब हुई तो मीन्स कि उस जगह का टेम्परेचर कम हो गया, तो हमें वो जगह ठंडा ठंडा फील होता है वहां पे। ठीक हो गया। तो ये वीडियो में मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरी डिटेल में डिस्कशन की हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा पहले। अब आज की लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन में। बच्चों, ये वो चीजें हैं जिनके अंदर हम लोग इवेपोरेशन को यूज करते हैं, जिसमें अंदर हम लोग जिसके पीछे की जो फिजिक्स है वो क्या है, वो इवेपोरेशन है। अब पहला है रेफ्रिजरेशन यूजिंग इवेपोरेशन। जो घरों में हम लोग जो रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं उसमें इवेपोरेशन वर्क करती है। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन, हम खुराक को जो है तो वो उसको प्रिजर्व करते हैं, तो उसके अंदर भी इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। प्रोडक्शन ऑफ साल्ट, एयर कंडीशनिंग जो एसी घरों में यूज करते हैं, फीवर कंट्रोल, किसी इंसान को जब बुखार बहुत ज्यादा तेज हो तो इवेपोरेशन के प्रोसेस के जरिए हम उसकी बॉडी के टेम्परेचर को भी डाउन करते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन जो है तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन यूजिंग इवेपोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है ये रेफ्रिजरेटर की डायग्राम है, एक किस्म का उसका ये वर्किंग प्रिंसिपल है। उसके पीछे का जो बैक एंड पे जो वर्क होता है मैं वो एक्सप्लेन करना है मैंने, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, मेरे पास क्या है कि इस रेफ्रिजरेटर के पूरे कॉन्सेप्ट में हमारे पास कंप्रेसर यूज होता है, कंडेंसर यूज होता है, ठीक है, और एक इवेपोरेटर, ये कॉइल जो लगी हुई है ये। अब ये वो पाइप है जो कि आपको घर में रेफ्रिजरेटर के बैक एंड पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये वो पाइप है जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर लगे होते हैं बट जो आप नहीं देखते क्योंकि उनके आगे उन्होंने एक शीट लगाई होती है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, देखो बच्चों, कंप्रेसर का क्या काम होता है। कंप्रेसर का काम होता है गैस को कंप्रेस करना। जब गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं तो देखिए मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या हो रहे हैं जी, कंप्रेस हो रहे हैं। कंप्रेस होंगे तो उनका कंप्रेशन के बाद का जो स्टेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब भी कोई चीज कंप्रेस होती है तो वो अपने अंदर से हीट रिलीज करती है। क्या करती है, हीट रिलीज करती है। और जब उसने वापस एक्सपैंड होना है, उसने क्या करना है, एक्सपेंशन करनी है, एक्सपैंड होना है, तो वो उतनी ही हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा जितनी उसने एनवायरमेंट में रिलीज की है। ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी आपको यही कंसेप्ट समझाना है। ठीक है, अच्छा देखिए, कंप्रेसर ने क्या किया, गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेशन के बाद गैस के अंदर से हीट निकल गई।
अब वो गैस जो है तो वो यहाँ से फ्लो करती हुई इस पाइप के अंदर से फ्लो करती हुई यहाँ पे कंडेंसर में पहुंच गई। कंडेंसर क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को मजीद कम करेगा। जैसे ही कम करेगा तो मे भी कि वो गैस का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने ना एक चीज की है कि जो रेड वाली लाइन है, ये जो पाइप को मैंने शो किया है, और जो ब्लैक है ये भी मैंने पाइप को शो किया है। ये वाली लाइन मैंने थोड़ी लाइटर बनाई है और ये मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैंने पाइप लगाया है वो थोड़ा मोटा लगाया, ताकि यहाँ पे अब जैसे ही ये गैस इंटर होगी तो वो एक तो एक्सपेंड करेगी। ठीक हो गया, जैसे एक्सपेंशन करेगी यहाँ पे, तो देखिए रेफ्रिजरेटर के अंदर जो वार्म एयर मौजूद होती है, यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स मौजूद होंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो हमारे पता है कि हमारे पास ये इंटरेक्शन में है। अब पाइप के अंदर से हीट जो है तो वो गैस एब्जॉर्ब कर लेगी। कैसे? जैसे ही वो कंडेंसर से इंटर होगी पाइप में ना, तो पाइप जो है तो वो उसी टेम्परेचर पे है जिस टेम्परेचर पे ये गैस मॉलिक्यूल्स है। इनिशियली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ये गैस एक्सपेंड हुई, तो इस गैस को अब एक्सपेंशन के दौरान मैंने आपको क्या कहा, जब कंप्रेस होगी तो वो हीट रिलीज करेगी, जब एक्सपेंड होगी तो उतनी ही हीट ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। तो अब इस पाइप से जो है तो वो क्या करेगी, ये गैस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। अब जैसे ही ये यहाँ पे गैस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो पाइप का टेम्परेचर जो है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हीट जो है तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रेवल करती है। तो जैसे इस पाइप के अंदर से हीट एब्जॉर्ब हुई तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये पाइप जो है तो इन गैस मॉलिक्यूल्स जो कि इनसाइड द रेफ्रिजरेटर है उनसे हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूल अपनी हीट इस पाइप को ट्रांसफर करेंगे तो इनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। तो ये गैस फिर यहाँ से मूव करती हुई इस पूरे के पूरे पाइप से फ्लो करती हुई आगे बढ़ेगी और यहाँ से ये हीट को एब्जॉर्ब करती जाएगी। फिर कंप्रेसर में इंटर होगी, कंप्रेसर फिर इनको कंप्रेस करेगा, आगे भेजेगा, फिर कंडेंसर इसका टेम्परेचर और डाउन करेगा, ये फिर इंटर होगी पाइप में, फिर एक्सपेंड करेगी, फिर पाइप से हीट को एब्जॉर्ब करेगी और पाइप आगे गैस मॉलिक्यूल से हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो करते करते ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। चलते चलते एक टाइम आएगा कि जो इनसाइड दी हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और गैस मॉलिक्यूल्स का जब टेम्परेचर कम हो गया तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई फूड जो है एप्पल ले ले या कोई भी कोई चीज ले ले, उसको मैं रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लेस करता हूँ। ठीक है, अब गैस का टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है क्योंकि उससे ये पाइप जो है तो हीट एब्जॉर्ब कर, और पाइप से ये जो हमारे पास इस पाइप के अंदर वाली जो गैस है वो पाइप से हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अब एप्पल को मैंने जैसे ही प्लेस किया तो अब एप्पल का टेम्परेचर हमारे रूम टेम्परेचर जितना है या उससे ज्यादा होगा, लेट्स सपोज 30 पे है या वट एवर जितने भी है। अब ये गैस मॉलिक्यूल जिनसे पाइप ने हीट एब्जॉर्ब की हुई है तो ये अब जाके उस एप्पल से या उस फूड मटेरियल से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि वो हीट जो है तो मैंने आपको कहा कि वो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन ट्रांसफर होती है। तो अब ये गैस मॉलिक्यूल्स उस फूड से जो है तो क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अब वो गैस जैसी हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वो फिर पाइप के पास जैसी पहुंचेगी, पाइप उससे अगेन जो है तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब कि ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक हो गया, ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक इस पाइप के अंदर हमारे पास गैस मौजूद है। हम क्या, और अगर कहीं पे भी ये पाइप लीक हो गया और इससे ये जो पाइप के अंदर से गैस है ये निकल गई बाहर, तो फिर हमारे पास ये रेफ्रिजरेटर कभी कूलिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके पीछे भी देखिए हमारे पास इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है बच्चों। ये हमारे पास प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों फूड प्रिजर्वेशन की। अब फूड क्या होता है, फूड जहां पे भी हमारे पास फूड होगा ना तो समझ जाए कि उसके अंदर हमें एक चीज देखने को मिलेगी, वो है वाटर। ठीक हो गया, वाटर उसके अंदर लाजमी होगा। अब इस कॉन्सेप्ट में हम करते क्या है कि हम इस फूड में से वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं। जैसे ही हम लोग वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो ये फूड क्या हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा। और जब ये ड्राई होगा तो इसके ऊपर बैक्टीरिया जो है तो वो एक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास वाटर जहां पे होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट अटैक कर जाए और उस फूड को हमें हमारे पास उसको खराब कर दे। ठीक हो गया, तो अब जब हम लोग जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट्स जो हम कहते हैं ना ड्राई फ्रूट्स,
तो उसमें क्या होता है, खुबानी हो गई, खजूरें हो गई, इनको हम लोग क्या करते हैं, धूप पे रख देते हैं, उनको खुश्क करते हैं। धूप पे रखने से क्या होता है, उनके अंदर का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, तो इवेपोरेशन के जरिए वाटर उसमें से खत्म हो गया, तो अब वो ड्राई हो गए। अब वो ड्राई फ्रूट जो है तो वो पड़ा रहे तो वो कभी भी हमारे पास खराब नहीं होता, उसके ऊपर कभी बैक्टीरिया जो है तो अटैक नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर वाटर ही नहीं है। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन में भी हमारे पास क्या यूज होता है, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ साल्ट। देखो बच्चों, साल्ट हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, हम कहते हैं कि जिस समंदर के पानी में हमारे पास, सी वाटर में हमारे पास मोस्टली जो है तो वो साल्ट देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बाउल ले लिया, उस बाउल के अंदर हम लोगों ने सी वाटर को डाल दिया जिसमें साल्ट भी मौजूद है, ठीक है, और उसको हम लोग रख देते हैं एक जगह के ऊपर। अब होगा क्या, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो वाटर का जो अपर लेवल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट करते जाएंगे। तो स्लो स्लो यहाँ पे हमारे पास वाटर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा पानी इवेपोरेट कर गया। अब पीछे जो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद है साल्ट के, वो हमारे पास पीछे रह जाएंगे, तो उसके जरिए फिर हम लोग वहां से साल्ट को निकाल लेते हैं। तो ये भी हमारे पास एक मेथड है, इवेपोरेशन को यूज करके हम लोग साल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। सी वाटर में से साल्ट को हम लोग अलग कर देते हैं इवेपोरेशन के जरिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एयर कंडीशनिंग जो है, एयर कंडीशनिंग इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। हमारे पास घरों में जो इनडोर लगा होता है ना, इनडोर के अंदर भी इस तरह पाइप्स लगे होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह कंप्रेस गैस जो है तो वो यहाँ से पाइप में इंटर होती है, कंप्रेस गैस जैसे यहाँ से इंटर होती है, ठीक है, तो इस पाइप से हीट को क्या करती रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है। और ये पाइप जो है तो ये हमारे रूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह हमारे पास ये स्लो स्लो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जो है तो हमारे पास कूलिंग कॉज होती रहेगी। ठीक हो गया। जैसे इसमें से ये गैस खत्म हो गई, तो जब गैस खत्म हो गई तो अब हम किस चीज को कंडेंस या कंप्रेस करेंगे, किसी चीज को कंडेंस कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उस पाइप के अंदर कोई गैस नहीं है, तो इसलिए पाइप का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और जब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और अगर एयर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास ना तो रूम का टेम्परेचर चेंज होगा और ना ही रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फीवर कंट्रोल। फीवर कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है, हमारे पास एक इंसान है, उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, उसकी उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा ले लेते हैं, सूती कपड़ा, उसको पानी में गीला करते हैं और उसके माथे पे यहाँ पे हम फोरहेड पे हम उसको रखते रहते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो कपड़ा खुश्क हो जाता है, फिर हम पानी उठाते हैं, फिर उसके ऊपर प्लेस करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, देखो वो कपड़ा गीला करना मतलब कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे ही हम उसको फोरहेड पे प्लेस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, वाटर उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और हीट एब्जॉर्ब की और वो इवेपोरेट हो गया, हीट एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, कपड़ा खुश्क हो गया, दोबारा गीला। अब वो जैसे जैसे हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि हीट का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। जहाँ पे हीट ज्यादा होगी मतलब वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, जहाँ पे हीट कम होगी तो मतलब वहां पे टेम्परेचर कम है। ठीक हो गया। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस को यूज करके हम लोग किसी भी हाई टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर भी रिड्यूस करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन के हवाले से। आपको कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये कंसेप्ट समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और सबसे जरूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक बच्चों आपने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।